यस एक इंडियन है, ये स्विट्जरलैंड में जाता है और पी का डेथ कॉज कर देता है। उसके बाद ये दिल्ली में आकर के अरेस्ट हो जाता है। तो यहां हम ये बात कर रहे हैं कि विच कोर्ट हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई द ऑफेंडर। यस मतलब यस नाम का एक पर्सन है जो इंडियन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो स्विट्जरलैंड में जाता है और पी का डेथ कॉज कर देता है। ऐसी स्थिति में जब वो वापस आता है इंडिया में तो दिल्ली एयरपोर्ट पे इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो किस इंडिया में किस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है कि यस यस पे जो है ट्रायल किया जा सके? ऑप्शन है ए दिल्ली कोर्ट, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी है डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। मतलब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस कोर्ट के अंतर्गत इसका जुरिडिक्शन आता है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएं, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि सेक्शन 188 ऑफ द सीआरपीसी क्या कहता है कि यदि कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है इंडिया के बाहर या इंडिया में, इंडिया के बाहर किसी इंडियन के द्वारा कमिट किया जा रहा है तो वो अंडर आईपीसी और बीएनएस लाइबल होगा, और यदि विद इन इंडिया किसी फॉरेनर के द्वारा कमिट किया जा रहा है तो भी अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस लाइबल होगा। और यदि किसी फॉरेनर के द्वारा या इंडियन के द्वारा किसी इंडियन शिप या इंडियन एयरक्राफ्ट पे क्राइम कमिट किया जा रहा है तो भी वो अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस लाइबल होगा। और सेक्शन 188 ऑफ द सीआरपीसी ये भी बताता है कि ऐसा पर्सन जो इंडियन है आउट ऑफ इंडिया यदि क्राइम कमिट करता है तो जब कभी भी वो इंडिया में आएगा तो जहां वो वेयर ही फाउंड, जहां पर भी वो पाया जाएगा वहां जो भी कोर्ट का, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो पाया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, उस कोर्ट के पास पावर होगा, उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा कि उसके ऊपर ट्रायल किया जा सके। तो इस हिसाब से यस जो इंडियन है स्विट्जरलैंड में पी का डेथ कॉज कर देता है, अरेस्ट होता है दिल्ली में। तो मैंने बताया कि जहां वो पाया जाएगा उसी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा उस पर ट्रायल करने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली कोर्ट। अब यहीं हमने आपको बताया था कि सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 ऑफ द बीएनएस लीगल फिक्शन की बात करता है। हमने कहा था कि इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लीगल फिक्शन क्या है? सेक्शन 3 ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 ऑफ द बीएनएस। इसमें एक्चुअल में जो फैक्ट होता है, ऑफेंस कमिट किया जाता है आउटसाइड इंडिया, लेकिन लॉ ऐसा प्रिज्यूम करता है कि जो ऑफेंस है वो कमिट किया गया है विद इन इंडिया। तो यही जो है लीगल फिक्शन है कि सपोजिशन ऑफ लॉ अगेंस्ट फैक्ट। ये सेक्शन 3 जो है, इस केस में हम लोग देख लें, इस केस में ऑफेंस कमिट हो रहा है आउट ऑफ इंडिया, लेकिन लॉ ऐसा मान रहा है कि ऑफेंस जो है इंडिया के अंदर जो है कमिट किया गया है, उसको अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस इस प्रकार से लाइबल ठहराया जा रहा है। यही होता है लीगल फ्रिक्शन। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, हमने इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें जो है दो बातें कही गई हैं। वो दो बातें क्या हैं? पहली तो इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी के बारे में, और दूसरी बातें जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी के बारे में।
In this court, the court held that if the foreigner who commits an offense within India is guilty and can be punished without any limitation if his conviction is justified under provision of IPC or BNS. दूसरी बात इसमें कहा गया है कि सिमिलरली इफ द प्रोविजन टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अप्लाइड ऑन एन ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया इंडिया कैन ऑल्सो बी ट्राइड एज फॉर द प्रोविजन ऑफ आईपीसी। यही दोनों बातें जो है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कही गई हैं। तो जब कभी भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी या इंटर टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी से क्वेश्चन आए तो इस केस को मेंशन करना ना भूलें। अगली बात कि ये एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें कि एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन की, तो जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑफेंस कमिट एंड द हाई सी इज नोन एज एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन। मतलब यदि कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है ऑन इंडियन शिप इन हाई सी, या फिर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है फॉरेन वेसल इन इंडियन टेरिटोरियल ऑफ वाटर, तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट को जुरिडिक्शन है ऐसे ऑफेंस पे एक्यूज्ड के खिलाफ ट्रायल चलाने का, इसी को कहते हैं एडमिरलिटी जुरिडिक्शन। अच्छा, ये है जो इंडियन है, ये एक इंडियन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, जाता है यूएई में, यहां ऑफेंस कमिट करता है एडल्ट्री का, जहां यूएई में एडल्ट्री जो है ऑफेंस नहीं है, लेकिन सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी इंडिया में ये ऑफेंस है। तो क्या ए को अंडर आईपीसी या अंडर बीएनएस इसको लायबल ठहराएंगे? इसमें 3 कंडीशन हम बता रहे हैं आपको कि यदि एडल्ट्री 2018 में की गई है तो फिर क्या लायबिलिटी होगी अंडर आईपीसी, और यदि एडल्ट्री दिसंबर 2019 में की गई है तो फिर क्या लायबिलिटी होगी अंडर आईपीसी, और यदि एडल्ट्री नवंबर 2024 में की गई है तो फिर क्या लायबिलिटी होगी अंडर बीएनएस। तो यदि बात करें इफ एडल्ट्री इज कमिटेड इन 2018 दैट टाइम एज पर सेक्शन ऑफ द सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी सेज दैट एडल्ट्री इज एन ऑफेंस। तो यदि एडल्ट्री कमिट किया जा रहा है 2018 में तो ये क्या होगा, ये ऑफेंस होगा। अंडर आईपीसी ए विल बी लायबल। अब वही बात करें एडल्ट्री कमिट किया जा रहा है दिसंबर 2019 में, तो एक इससे जुड़ा हुआ एक केस है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी है क्रिमिनल एडल्ट्री की बात करता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस प्रकार से सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी को जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट के केस में सेक्शन 497 को एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। तो उसके बाद यदि दिसंबर 2019 में एडल्ट्री कमिट करता है तो फिर कोई ऑफेंस नहीं होगा। अब वही बात करें कि ए के द्वारा जो एडल्ट्री किया जा रहा है यूएई में, वो नवंबर 2024 में यदि किया जाता है तो अंडर बीएनएस एडल्ट्री इज नो मोर एन ऑफेंस। तो फिर यहां भी ए का कोई लायबिलिटी
अराइज नहीं होगा अंडर बीएनएस। अब अगला फैक्ट ले लें की जाता है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में थेफ्ट कमिट करता है। तो के जब इंडियन है और इंग्लैंड में थेफ्ट कमिट करता है तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ द आईपीसी के अंतर्गत ये जो है, और सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ द आईपीसी के अंतर्गत के जो है वो इसकी लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन ये एक बात ध्यान देने वाली है कि यदि इस थेफ्ट के लिए इंग्लैंड में इसको पनिश किया गया है तो क्या फिर इसको फिर हम इंडिया में पनिश करेंगे? यदि इंग्लैंड में इसको उस थेफ्ट के लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिली है तो इंडिया में इसको पनिश किया जाएगा। लेकिन यदि उसे थेफ्ट की पनिशमेंट इंग्लैंड में दी गई है तो ऐसी स्थिति में जो है के को पनिशमेंट नहीं मिलेगा। के विल बी लाइबल आइदर इन इंग्लैंड पिनल कोड और भारतीय न्याय संहिता। इसमें 3 मैक्सिम है, एक डबल जियोपार्डी कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 20 का 2 और सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी, सेक्शन 71 ऑफ द आईपीसी, ये सब। और अगला जो मैक्सिम है नीमो डिबेट विथ प्यूनरी प्रो यूनो डिलेक्टो और एट्रोफोइस एक्विट एंड एट्रोफोइस कन्विक्ट। इन तीनों जो मैक्सिम की बात है वो एक ही बात कहता है तीनों कि वन शुड बी पनिश्ड वंस फॉर द सेम ऑफेंस। और नेमो डिबेट विथ प्यूनरी प्रो यूनो डिलेक्टो का मतलब है कि वंस एक्विटेड और कन्विक्टेड कन्वेज द सेम मीनिंग एज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जियोपार्डी। यानी ये जो तीनों मैक्सिम है वो एक ही बात कहती है कि किसी भी पर्सन को यदि एक बार उसे किसी भी केस में सजा दे दी गई है तो उसे दोबारा उसे पनिश नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। लेकिन हम लोगों ने एक कोशिश किया कि जो आईपीसी थी उसके चैप्टर 1 को कंप्लीट करने के लिए, तो अभी एक सेक्शन बचा हुआ है हम लोगों का जो है सेक्शन 5 ऑफ द आईपीसी और करेस्पॉन्डिंग सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 ऑफ द बीएनएस। देखते हैं ये क्या कहता है। वेरेक्ट आप लोग लेकर के बैठे होंगे। सेक्शन 5 ऑफ द आईपीसी कहता है सर्टेन लॉज नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्टेड द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूनिटी एंड डिसर्शन ऑफ ऑफर्स सोल्जर्स सेलर्स और एयरमैन in the service of the government of India or the provisions of any special or local law। ये बात करता है कि जो जनरल रूल है इंडियन पिनल कोड का या फिर भारतीय न्याय संहिता का, वो जो है यदि कोई स्पेशल लॉ बनाया जाए, स्पेशल लॉ मीन्स कोई स्पेशल एक्ट बनाया जाए जैसे पॉक्सो, और जो जनरल रूल है जनरल लॉ है जैसे आईपीसी और बीएनएस, तो यही कह रहा है कि यदि कोई स्पेशल लॉ बनाया जाता है तो उस स्पेशल लॉ के द्वारा ये जो जनरल लॉ है वो अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन इन दोनों के केस में हमेशा जो है स्पेशल लॉ
स्पेशल लॉ ऑलवेज विल बी प्रिवेल। मतलब यदि कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है उसमें आईपीसी की सजा 3 ईयर है, आईपीसी का पनिशमेंट 3 ईयर है, और स्पेशल लॉ कोई है उसमें पनिशमेंट 5 ईयर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा स्पेशल लॉ को जो है वरीयता दी जाएगी। यही हमारा सेक्शन 5 ऑफ द आईपीसी एंड करेस्पॉन्डिंग सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 ऑफ द बीएनएस बताता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।